जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। अभी तक मैंने क्लास 10th के फिजिक्स में प्रिज्म के बेसिक को पहले बता दिया, बेसिक समझाया, फिर उसके सूत्र को बताया, फिर रंगों के बारे में बताया, वर्ण विक्षेपण को बताया। फिर ये आखिरी हमारा पार्ट है कि ये जो प्रिज्म के अंदर होती है कुछ चीजें, इसको बेसिक से मैंने पिछले वीडियो में सब समझा दिया था। इस वीडियो में मैं इसको बता दे रहा हूं। ये क्या है? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण। किस कारण वर्ण विक्षेपण होता है? पहली बात तो वर्ण विक्षेपण को एक बार फिर बता दूं, ये होती क्या है। यही जो जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो 7 रंगों में टूट गई है, 7 रंगों में टूटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इतनी बात समझ गए, है ना? क्लियर है? तो यही कह रहे हैं कि पहला बहुत महत्वपूर्ण है भैया, जान लीजिए। पूरा सब एक एक करके बोर्ड एग्जाम में आती है। जान लीजिए कि आपको 2 नंबर यही इतना देगा, 100% लिख लीजिए आप। तो क्या है? किसी भी पारदर्शी माध्यम कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग या तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किसी भी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हो गई, जो इस पार से उस पार दिखाई पड़े, प्रकाश की किरण चली जाए, ठीक है ना, का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग या तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अधिक होगा, प्रकाश किरण में विचलन भी उतना अधिक होगा। पिछली बार आया था, ये एक सेट में आया था कि प्रकाश का अपवर्तनांक किसमें अधिक होता है और किसमें कम होता है। तो प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका विचलन भी उतना ही अधिक होगा। ये बात याद रखना, ठीक है ना। लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम तथा बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है ना। ये तो पिछले वीडियो में बता भी दिया था। अर्थात अच्छा, यही कारण है कि विचलन कोण डेल इक्वल n-1 a के अनुसार बैगनी प्रकाश का विचलन कोण लाल प्रकाश के विचलन कोण से अधिक होता है। इसीलिए कि बैगनी रंग का विचलन लाल रंग के विचलन से अधिक होती है ना। बैगनी रंग का विचलन कोण लाल रंग के विचलन कोण से अधिक होती है, ठीक है ना। अब इसी के कारण, अब ये जो विचलन का अधिक हो गया ना, तो इन्हीं के कारण भैया ये जो प्रकाश की किरण प्रिज्म पर जाकर पड़ती है ना, प्रिज्म पर पड़ेगी तो अतः बैगनी प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक, जब प्रिज्म के आधार पर बैगनी प्रकाश की किरण सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश की किरण सबसे कम विचलित होती है, लाल रंग की ओर सबसे कम विचलित होती है। यही कारण है। यही कोई पूछ ले भैया किस कारण से ये हमारा विचलन होती है, 7 रंग निकलती है, तो बता देना भैया बैगनी रंग की ओर सबसे बैगनी रंग की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक, उस पर सबसे अधिक विचलित होती है, जबकि लाल रंग के लिए सबसे कम विचलित होती है। इसी के कारण ये 7 रंगों में टूट जाती है। इट इज राइट। हाँ, अब न्यूटन साहब ने यह भी सिद्ध कर दिया कि भैया ये जो श्वेत किरण है ना, इसी पर ही श्वेत किरणों में ही 7 रंग छिपे होते हैं। उन्होंने सिद्ध किया, अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। इसीलिए जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ती है, आपतित होती है, तो वह विभिन्न रंगों में टूट जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर है? अब एक बात जान लो, न्यूटन साहब ने, देखिए न्यूटन साहब ये कोई मामूली इंसान नहीं थे। हम आप लोगों की तरफ बैठकर पबजी खेले, है ना, गाना सुने, है ना, तो वो खाली बैठकर जब उनको ये पता चली कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है, तो उन्होंने कहा ये कुछ तो बात है। तो उन्होंने जो प्रिज्म लिया था, प्रिज्म को एक सीधा रखा, एक को उल्टा करा,
सोचे कि अब इससे निकलेगी, इस पर जाकर पड़े तो देखता हूं। तो उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि जब जब प्रिज्म पर मान लेते हैं, कहां दिखाएं, मान लेते हैं एक प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण जाकर पड़ी प्रिज्म पर, है ना, मान लेते हैं ये प्रिज्म है। जब श्वेत प्रकाश की किरण इस पर जाकर पड़ी, है ना, फिर ये विभिन्न रंगों में 7 रंगों में टूट गई, है ना, ये 7 रंगों में टूट गई। अब फिर इसके बाद यहां फिर एक उल्टा रख दिए, प्रिज्म को उल्टा रख दिए और कहें जब यही 7 रंग गई इस पे पड़ी, फिर जब बाहर निकली है तो केवल एक ही श्वेत प्रकाश निकली है बाहर। उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि भैया यही तो है जो 7 रंगुआ निकली है, वो श्वेत प्रकाश की किरणों में सब छिपी रहती हैं। उन्होंने सिद्ध करके बता दिया, ठीक है ना, यही मैंने नोट पे बता दिया है कि न्यूटन के दूसरे प्रिज्म के प्रयोग द्वारा श्वेत के स्पेक्ट्रम के रंगों के यानी वर्णों को और अधिक विभक्त करने के लिए किया गया, लेकिन उन्हें अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। जब दूसरा में ही उन्हें ये कामयाबी नहीं मिली कि भैया किरण और होते हैं और जाएंगे, तो उन्होंने कहा भाई होती है नहीं तो बातें खत्म, सीधा खल्ला से ही। समझ गए इस बात को, है ना, यहां तक इस बात को समझ गया हो तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आगे बताएं। तो अब देखते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण। यहां प्राकृतिक नहीं लिखा, प्राकृतिक उदाहरण, यहां प्राकृतिक प्राकृतिक उदाहरण या इंद्रधनुष का बनना, यही है प्राकृतिक उदाहरण या इंद्रधनुष का बनना। ये कैसे बनती है? यह वर्षा में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये बारिश में ही दिखाई देती है ना। ये कैसे दिखाई देती है, क्यों बनती है, हम दिखा रहा हूं, ये फिगर तो बना ही दिया। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, यह ध्यान देना, सूर्य के विपरीत दिशा में ही रहेगी, जबकि जल की सूक्ष्म बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती है। जल की जो छोटी बूंदें है ना, ये प्रिज्म की तरह कार्य करेंगी। उस पर जब कण पड़ेगी तो अनेक रंगों में विभक्त होके, है ना, तो यही कार्य करेगी। ये कैसे बनता है इंद्रधनुष? सूर्य के आपतित प्रकाश को 2 बार कर रही है। प्रकाश के आपतित प्रकाश, सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदे, हाँ ठीक है, यहां कामा लगा दो। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदे अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, इसके बाद प्रकाश को परावर्तित करती हैं। फिर देखो, प्रकाश को परावर्तित कर रही हैं, फिर बाहर निकलने वाले प्रकाश को जल की बूंदे पुनः अपवर्तित करती हैं। इस प्रकार प्रकाश के, यहां भी कामा लगा दो, इस प्रकार प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश में रंगीन वृत्तीय चाप दिखाई देती है, जिसे प्रिज्म कहते हैं, है ना। इतनी प्रक्रिया होने के बाद फिर हमें दिखाई पड़ती है, जिसे हम कहते हैं इंद्रधनुष का बनना। समझ गए? ये सारा कार्य प्रकाश के परावर्तन से ही रिलेटेड है, ठीक है ना, वही की प्रक्रिया है, ठीक है। समझ गए इस बात को? एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद 3 हेडिंग है, फिर उसको हम बता दें। 3 क्या, इसके बाद बस एक हेडिंग है, लॉर्ड रेले का नियम, केवल बस छोटा सा हेडिंग है, बस वही है। फिर इसके बाद क्लास 10 के प्रिज्म का ये पार्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना। इसमें कोई भी ज्यादातर यही, अभी इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया रंगों को, इसमें फिर से एक बार लिख दिया हूं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है लॉर्ड रेले के अनुसार। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, लॉर्ड रेले ने क्या नियम दिया था, किसके विरुद्ध या किसके साथ या किन पर संबंध दिया था? तो तीव्रता और तरंग दैर्घ्य पर इन्होंने संबंध दिया है। इसको याद रखना, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि यदि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अति सूक्ष्म होता है तो प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता आई, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लेम्डा
लेमडा के चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता तथा तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आई प्रोपोर्शनल वन अपॉन लेमडा क्यूब। क्लियर है, इसको याद रख लेना। फिर इसके बाद आ जाए, जिसे इसको बता दिया, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैगनी रंग की तथा बैगनी रंग की सबसे कम होती है। यह लाल रंग का प्रकीर्णन कम तथा बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ये ध्यान देना, यहां पर तरंग दैर्घ्य अधिक है और यहां पर प्रकीर्णन कम है। ठीक है ना, इसको याद रखना। समझ गए इस बात को? तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।